हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट्स, एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम नेट एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नेट एग्ज़ाम बेसिकली क्या होता है, क्यों इसे कंडक्ट करवाया जाता है, कैसे आप इसको क्लियर कर सकते हैं, क्लियर करने के बाद बेसिकली क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास होती है, क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न होता है, क्या मार्किंग स्कीम है और किस तरीके से इसके पेपर्स की हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में, और जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं या जो एक तरीके से बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग उसी वे में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो आई होप अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो इनसे रिलेटेड कोई भी अगर आपका डाउट होगा तो वो क्लियर होने वाला है स्टूडेंट्स। तो आप वीडियो पूरा ज़रूर देखें स्टूडेंट्स, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें स्टूडेंट्स। वन बाय वन हम सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। नेट एग्ज़ाम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो ये क्या होता है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट थिंग आप ये समझें कि नेट एग्ज़ाम क्यों कंडक्ट करवाया जाता है। तो इसका एक रीज़न है, नेट एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने के लिए रीज़न है फॉर बेसिकली दिस एग्ज़ाम इज़ रिलेटेड टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो ये किस लिए करवा रहे हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप और एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए किसी भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में उसकी एलिजिबिलिटी, बेसिक एलिजिबिलिटी के लिए नेट एग्ज़ाम आपको क्लियर करना मैंडेटरी होता है। अब एक नया वर्ड हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसको भी अब आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये क्या चीज़ होती है और कैसे इसको हम यूज़ करते हैं आगे। तो पहली चीज़ तो हमें समझ लेनी है कि एक ये बेसिक एलिजिबिलिटी टेस्ट है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो इसको एग्ज़ाम को अगर आप क्लियर करते हैं तो आपके पास एक तो एलिजिबिलिटी किस चीज़ के लिए आती है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और उसी में जो टॉप मेरिट होल्डर्स होते हैं, सर्टेन एक परसेंटेज होती है, तो सब्जेक्ट वाइज उन सर्टेन कैंडिडेट्स को जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए भी एलिजिबल समझा जाता है। तो ये बेसिकली इसका रीज़न है इसको कंडक्ट करवाने के लिए। तो अगर आप कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी में टीचिंग में जाना चाहते हैं तो आपको अपने सब्जेक्ट में, जिस भी सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशंस कर रखा है, तो उसमें आपको नेट क्लियर करना एक तरीके से मैंडेटरी है अभी के लिए। अब स्टूडेंट, इसको कंडक्ट कौन करवाता है या किस तरीके से इसका एग्ज़ाम पैटर्न है वो भी आप समझें। बिफोर 2014, 2014 से पहले इसको कंडक्ट यूजीसी करवाती थी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसको ऑर्गेनाइज करवाता था। फर्स्ट टाइम जब मैंने दिया था तो यूजीसी ने ही इसे कंडक्ट करवाया था। फिर 2014 के बाद में सीबीएसई ने इसको कंडक्ट करवाना शुरू किया था। फिर 2-3 साल सीबीएसई ने कंडक्ट करवाने के बाद एक अलग से गवर्नमेंट ने एक एजेंसी क्रिएट की, दैट इज़ कॉल्ड एनटीए। तो अब जो नेट का एग्ज़ाम एनटीए कंडक्ट करवाता है। तो आप भी अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जो नेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं थ्रू एनटीए आप लोग देने वाले हैं। तो ये बेसिकली आपके लिए एनटीए से जो भी नेट के एग्ज़ाम होंगे उससे रिलेटेड ये एक चीज़ है। अब इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है और क्या बेसिकली एलिजिबिलिटी होती है वो समझें स्टूडेंट्स आप लोग। एलिजिबिलिटी के लिए अगर आप अपेयरिंग इन पीजी हैं, अगर आप 3rd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट भी हैं या फाइनल ईयर में अपेयरिंग भी है, तो भी आप क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम में अपियर हो सकते हैं। इवन अगर आप 1st ईयर या 2nd सेमेस्टर के भी स्टूडेंट हैं तो भी अपियर हो सकते हैं। नेट का जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है वो विदिन 2 ईयर के लिए वैलिड होता है, तो उस टाइम पीरियड में आपकी जो मास्टर्स की डिग्री वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, अदरवाइज़ वो आपके लिए वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होगा। जो 2 ईयर की लिमिट है वो अभी कोविड के सिचुएशन में एक्सटेंड हुई है 1-2 बार, तो वो 3 ईयर भी हुई है, कई जगह 6 मंथ का भी एक्सटेंशन दिया गया है यूनिवर्सिटीज़ में। पर अगर आप मास्टर्स में हैं और मास्टर्स में अलग अलग कैटेगरीज़ के हिसाब से परसेंटेज, जो मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड होती है, दैट इज़ जो जनरल जो एक परसेंटेज है इज़ 55%। अगर आपने पीजी में 55%, 55% एंड अबव अगर आपने बनाई है, SC ST में 5% का रिलैक्सेशन है, तो अगर 5% 50% एंड अबव अगर आपने पीजी में बनाई है तो आप नेट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। अपेयरिंग है तो भी एलिजिबल है, और अगर आपकी पीजी हो चुकी है 55 और 50 के साथ में, आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। अगर जनरल के स्टूडेंट है तो 55%, और अगर SC ST में अगर आप आ रहे हैं तो आपको 50% कम से कम यहाँ पे चाहिए होंगे। और ये एलिजिबिलिटी फुलफ़िल करने के बाद आप अपने सब्जेक्ट में नेट एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप मैनेजमेंट से हैं, आप पॉलिटिकल से हैं, आप ज्योग्राफी से हैं, आप कॉमर्स से हैं, तो आप अपने रिलेवेंट सब्जेक्ट में नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि नेट के एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा।
स्टूडेंट पैटर्न आपकी स्क्रीन पे भी विजिबल है, एक बार आप इसे समझें। देर इज़ 2 पेपर, नेट के एग्ज़ाम में आपके 2 पेपर यहाँ पे होने वाले हैं स्टूडेंट, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो बेसिकली है वो जनरल पेपर है आपका, और पेपर 2 इज़ रिलेटेड टू सब्जेक्ट पेपर। 2 पेपर होंगे स्टूडेंट आपके यहाँ पे। पेपर 1 किससे रिलेटेड होगा, आपके जो जनरल पेपर होगा, जो सबके लिए कॉमन होगा, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, और सब्जेक्ट जो आपका जो पेपर 2 होगा वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। अगर आप ज्योग्राफी से हैं तो ज्योग्राफी का आपका पेपर 2 होगा, कॉमर्स से हैं तो कॉमर्स का आपका पेपर 2 होगा। तो इस तरीके से आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड पेपर 2 होने वाला है। तो ये इस तरीके से 2 पेपर होने वाले हैं। पहले ऑफलाइन मोड में ये पेपर्स होते थे, अब ऑनलाइन आपका ये टोटल 3 घंटे का पेपर होने वाला है स्टूडेंट्स। इसमें फर्स्ट 1 आवर आपका जनरल पेपर आपको अटैम्प्ट करना है, जहाँ आपको 50 क्वेश्चंस गिवन होंगे, और फिर सेकंड आपको 2 आवर्स में आपका सब्जेक्ट पेपर करना है, जहाँ 100 क्वेश्चंस गिवन होंगे। तो स्टूडेंट्स वापस से समझ लें, पेपर 1 में 50 क्वेश्चन गिवन होंगे, 1 घंटे का टाइम आपको मिलेगा, और पेपर 2 में आपको 100 क्वेश्चन गिवन होंगे, 2 आवर का वहाँ पे आपको टाइम मिलने वाला है। अब एग्ज़ाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम को भी आप समझ लें स्टूडेंट्स। टोटल आपके पास 3 घंटे में 150 क्वेश्चन गिवन होंगे, 50 क्वेश्चन गिवन होंगे जनरल पेपर के, और 100 क्वेश्चन गिवन होंगे सब्जेक्ट पेपर के। अभी तक नेट एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये चीज़ भी आप समझ रहे हैं। आपको जो भी सारे क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं तो अटैम्प्ट तो करना ही है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग वहाँ पे नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरा जो एक क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स का होगा, तो टोटल 150 क्वेश्चन होंगे दोनों पेपर में मिला के, 300 मार्क्स के। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का वहाँ पे आपके यहाँ होने वाला है। तो इस तरीके से 50 नंबर का जनरल पेपर और 50 क्वेश्चन का जनरल पेपर और 100 क्वेश्चन का सब्जेक्ट पेपर होने वाला है, और टोटल जो 150 क्वेश्चन है 2 मार्क्स ईच करके 300 का आपका पेपर 3 घंटे में होने वाला है। अब स्टूडेंट्स इसमें जो पेपर 1 और पेपर 2 की हम बात कर रहे हैं, पेपर 1 इज़ बेसिकली द रिलेटेड टू जनरल पेपर, जो सबके लिए कॉमन होने वाला है, चाहे आप ज्योग्राफी से हैं, पॉलिटिकल से हैं, हिंदी से हैं, इंग्लिश से हैं, कॉमर्स से हैं, सबके लिए एक कॉमन पेपर होने वाला है। और पेपर 2 आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। तो हम पहले बात कर लेते हैं जनरल पेपर में क्या कंटेंट हमें गिवन होते हैं, कौन कौन से टॉपिक हमें गिवन होते हैं, और कैसे इसकी प्रिपरेशन हम कर सकते हैं। लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे कि पेपर 2 की कैसे प्रिपरेशन करें। पहले हम बात कर लेते हैं पेपर 1 के बारे में स्टूडेंट्स। पेपर 1 जो हमें गिवन है, यहाँ पे जो टॉपिक हमें गिवन होते हैं बेसिकली टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, DI, हायर एजुकेशन, और कंप्यूटर, एंड सम क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो। तो ये कुछ टॉपिक्स हमें गिवन है, अराउंड 10 टॉपिक हमें गिवन है, और 10 टॉपिक से हमें टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जिनको आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, और इतना अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं कि इनके क्वेश्चन आप 100% सही कर ही सकते हैं। तो पहली चीज़ आप लोग स्टूडेंट्स समझ लें कि अगर नेट एग्ज़ाम आप लोगों को क्लियर करना है तो पेपर 1 की तैयारी इस तरीके से करनी है कि वहाँ पे हमें मैक्सिमम मार्क्स हमें मिल सके। अब वो कैसे मिलेंगे कि जो 10 टॉपिक हमें गिवन है पेपर 1 के, उनमें से हमें आइडेंटिफाई करने कि ये वाले टॉपिक मेरे बेस्ट हैं, और इन टॉपिक में से हर बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो हमें तैयार करने ही करने हैं अच्छे से। मैं अपनी स्ट्रेटजी बता देता हूँ स्टूडेंट्स। जो भी टॉपिक हमें गिवन थे या जो भी टॉपिक अभी भी सिलेबस में सिमिलर ही हैं, तो इन टॉपिक्स को मैंने क्या किया कि अपनी प्रिपरेशन के दौरान मैंने इनको अलग अलग 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A में सारे वो टॉपिक मैंने डाल दिए जिनमें एक लिमिटेड कंटेंट है, अगर आपने वो पढ़ा तो वो आपका टॉपिक कवर हो जाता है वहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर आप कम्युनिकेशन पढ़ते हैं, अगर आप मान लो रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ते हैं, अगर आप DI या रीजनिंग या जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है, एनवायरनमेंट वाला पार्ट है, तो इन सब टॉपिक में लिमिटेड कंटेंट हमें गिवन है। अगर इसको आप पढ़ लेते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसके जो सैम्पल पेपर दिए हुए होते हैं, मॉडल पेपर गिवन होते हैं, तो अगर इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेज हैं कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप बहुत सही कर पाएंगे। पार्ट B में आप क्या करेंगे, जो भी प्रैक्टिस वाले पार्ट है, आपका DI का पार्ट हुआ या जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट हुआ, तो इन सब को आप वहाँ पे डाल लो। रीजनिंग के कुछ पार्ट अगर आपको हार्ड लग रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे डालो, और इनकी आप एक अलग हैंड पे प्रैक्टिस करते रहो। तो आपने पेपर 1 को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी, कि जो टॉपिक आपको ईजी लग रहे हैं 10 में से मान लो कि आपको 5 टॉपिक 6 टॉपिक
जितने भी टॉपिक आपको इजी लग रहे हैं या आपको लग रहा है कि ये तो मैं पढ़ सकता हूँ, अच्छे से कवर कर सकता हूँ, तो उसको पार्ट ए में रखें और आप उसकी डेप्थ में स्टडी करके उसकी जितनी प्रैक्टिस कर सकें क्वेश्चन सही करने की वो करें। और जो रिलेवेंट जो अदर जो टॉपिक हैं उनको पार्ट बी में आप डाल के इस तरीके से आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसमें ज़्यादा आप टाइम दें, जो आपको टफ भी लग रहे हैं और जो ज़्यादा टाइम भी उनके लिए रिक्वायर्ड है। तो इस तरीके से आप पेपर 1 के लिए अप्रोच कर सकते हैं स्टूडेंट्स। दूसरी चीज़ स्टूडेंट, जैसा कि पहले मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो पेपर 1 में अगर आप जितने मार्क्स यहाँ पे गेन करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे ही अगर 35-40 क्वेश्चन अगर आपने सही कर दिए तो बहुत ज़्यादा चांसेज है कि आपकी नेट यहाँ पे क्लियर हो जाएगी इस अटैम्प्ट में। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं आगे कि पेपर 2 में कैसे आप अप्रोच करेंगे स्टूडेंट्स, पर फर्स्ट पेपर के लिए मैंने ये आपको अभी बता दिया है। लास्ट में एक और चीज़ मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ स्टूडेंट्स, वीडियो आप एक बार पूरा देखें। अब मैं पेपर 2 के बारे में बता देता हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं आपसे। 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, पॉलिटिकल के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें यूजी और पीजी में जो भी आपने पेपर्स पढ़े हैं उन सारे पेपर्स के कॉम्बिनेशन से आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगेन ये एमसीक्यूज़ होंगे। इन 100 क्वेश्चंस में भी अगेन यहाँ नेगेटिव मार्किंग अप्लाई नहीं होने वाली है। ईच क्वेश्चन से कैरिंग 2 मार्क्स ईच, तो आपके पास 2 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है और ये सारे क्वेश्चन यूजी पीजी में जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं उनसे रिलेटेड होने वाले हैं। फॉर एग्जांपल आपके जो भी बीकॉम या अगर कॉमर्स के स्टूडेंट है तो बीकॉम के में जो भी पेपर्स है आपके और एमकॉम में जो भी पेपर्स हैं उन सब के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो एक चीज़ आप समझ लें, अगर आपको सच में अगर नेट क्लियर करनी है और अच्छे मार्क्स से क्लियर करनी है या JRF के लिए आप जाना चाहते हैं तो एक सिंगल बुक से यहाँ पे काम नहीं होने वाला है। जब पैटर्न ही इस तरीके का बना हुआ है कि यहाँ पे जो भी यूजी और पीजी के सारे कोर जो पेपर्स आपके थे वो ऑलमोस्ट यहाँ पे कवर होने वाले हैं, तो ऐसा नहीं है कि मार्केट से एक सिंगल बुक आप परचेज करके उसकी प्रिपरेशन से नेट क्लियर कर लेंगे। आपको एक डेप्थ स्टडी करनी होगी वहाँ पे और एटलीस्ट जो भी आपके पेपर्स हैं उनका आपका कंटेंट आपको देखना ज़रूरी होगा, क्योंकि MCQs होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई एक सर्टेन टॉपिक में से कहीं से भी क्वेश्चन उठ के आ जाएगा, वहाँ पे क्वेश्चंस कहीं से भी पूछा जा सकता है। अब मेरी स्ट्रेटजी आप समझें स्टूडेंट्स, मैंने बेसिकली कॉमर्स में नेट क्लियर की है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो भी आपके पेपर्स हैं बीकॉम, जैसे कॉमर्स में हमने बीकॉम और एमकॉम की जो भी पेपर्स हैं उनकी सारी जो बुक्स आपके पास होनी चाहिए और उनको आप एटलीस्ट सबको एक बार देख लें, एक बार सारे टॉपिक देख लें कि इनमें क्या जो कंटेंट है वो समझ लें, उनकी प्रैक्टिस कर लें। जितने भी आपके मॉडल पेपर या सैम्पल पेपर, टेस्ट पेपर हैं, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं, उनकी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें वो कर लें। इसके अलावा कोई भी एक जो पॉपुलर पब्लिकेशन है उसकी आप अपनी एक बुक भी आप कैरी कर सकते हैं, जो वहाँ से हमें आइडिया लग जाएगा कि जो क्वेश्चंस पेपर्स कैसे पूछे जा रहे हैं वो सारी चीज़ें। अच्छा, अब जब ऑनलाइन पैटर्न हो चुका है तो जो ऑफलाइन जो सैम्पल पेपर्स हमें गिवन है उसमें भी फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि ऑनलाइन में वहाँ जो भी एग्ज़ाम पैटर्न है वो कोई डिसाइडेड नहीं होता कि कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। पहले ऑफलाइन में थोड़ा सा इजी होता था कि कंपैरिजन करना, कि किस तरीके से आप कंपैरिजन कर पा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए आपको अपने सब्जेक्ट पे भी ज़्यादा फोकस करना है। अब दोनों पेपर में इस तरीके से अगर आप अप्रोच कर रहे हैं, अगेन मैं वापस से एक चीज़ और बता दूं, पेपर 2 में भी आप लोग डिवाइड कर सकते हैं पार्ट ए और पार्ट बी, 2 तरीके से। पार्ट ए में उन पेपर्स को आप डाल लें, उन टॉपिक्स को डाल लें जो आपको लगता है कि ईजी है और इनको मैं जल्दी से ख़त्म करके इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकता हूँ। पार्ट बी में उन टॉपिक को रखें आप लोग जिन पे और हमें भी टाइम देना है, उनके डेप्थ स्टडी करनी है और लेटर ऑन आप उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरीके से पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की आप प्रिपरेशन करें और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा कंटेंट आपके देखे हुए होंगे, प्रैक्टिस की भी होगी, गो थ्रू किया होगा आपने, तो एग्ज़ाम में आप लोग MCQ से भी रिलेट कर पाएंगे। तो आपके लिए मेन ये रहेगा कि जब भी आप इसकी प्रिपरेशन के लिए जा रहे हैं स्टूडेंट्स, तो एक चीज़ आपको समझ लेनी है कि जितना ज़्यादा कंटेंट आपने सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ा है, आपको अगर डायरेक्टली क्वेश्चन आ भी नहीं रहा है तो आप MCQ से रिलेट कर पाएंगे उसे। तो इस तरीके से आप पेपर 1 और पेपर 2 की प्रिपरेशन कर सकते हैं और उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके आप इस तरीके से इजीली शॉर्ट टाइम में आप इनको कैप्चर कर सकते हैं, जो जो टॉपिक हमें गिवन है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स इसमें एक और चीज़ हमें ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो ऑनलाइन जो एग्ज़ाम्स हुए हैं,
तो उसमें एक जो सेट पैटर्न जो प्रीवियस ईयर्स में देखा जाता था क्वेश्चंस के आने का, वो अब आइडेंटिफाई करना अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है यहाँ पे कि पेपर 1 पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। पेपर 1 में मैंने पहले भी आपको बताया कि कुछ जो टॉपिक ऐसे हैं जो टोटल जो 10 टॉपिक हमें गिवन है, 10 टॉपिक्स हमें गिवन है, उसमें से ऑलमोस्ट 6-7 टॉपिक ऐसे हैं जिनमें लिमिटेड कंटेंट हमें गिवन है। इवन जो मैं अभी पहले भी मैंने आपको बताया, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट हमें गिवन है, हायर एजुकेशन हमें गिवन है, रिसर्च कम्युनिकेशन हमें गिवन है। तो ये इनमें क्या लिमिटेड हमें जो थ्योरी हमें गिवन है, लिमिटेड कंटेंट हमें गिवन है और इन्हीं में से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो अगर आप इनको देख लेते हैं और इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, इनके मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स आप कर लेते हैं और कोई भी एक पब्लिशर की एक कोई नोटबुक को आप उसमें दिए हुए क्वेश्चंस की भी आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे बहुत अच्छी यहाँ पे इसमें प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अब इसमें पासिंग मार्क्स क्या होते हैं बेसिकली स्टूडेंट्स, या कितनी परसेंटेज जनरली चाहिए होती है, वो भी आप समझ लें स्टूडेंट्स। हर सब्जेक्ट की यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी वाइज कट ऑफ जाती है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल कॉमर्स के लिए अलग कट ऑफ्स होगी, मैनेजमेंट के लिए अलग होगी, ज्योग्राफी के लिए अलग होगी, पॉलिटिकल के लिए अलग होगी, हिंदी के लिए अलग होगी। तो सबकी अलग अलग कट ऑफ होगी फॉर 2 कैटेगरीज। एक तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसे शॉर्ट में JRF हम कहते हैं, तो JRF के लिए कट ऑफ अलग होगी और असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबिलिटी के लिए अलग कट ऑफ यहाँ पे होने वाली है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। तो जिस भी कैटेगरी में आप हैं और जो भी आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसकी एक सेपरेट कट ऑफ होने वाली है। अब ऑन एन एवरेज अगर आप जनरल एक स्टूडेंट हैं तो मैं आपको जो ओवरऑल जो मैं आपको व्यू देना चाहता हूँ कि आप मान के चलें कि अराउंड 60% का अगर आप टारगेट लेके चलते हैं तो आप होपफुली उस अटेम्प्ट में आप अपनी JRF या नेट तो क्लियर कर ही लेंगे। तो वापस से आप समझें, मोस्ट ऑफ द पेपर, कुछ पेपर्स हैं जिनमें कट ऑफ ज़्यादा भी जाती है तो उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। बाकी जो नॉर्मली जो पेपर्स है कॉमर्स, मैनेजमेंट, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनकी मैं बात कर रहा हूँ। अराउंड अगर आप 60% का टारगेट अगर आप लेके चल रहे हैं तो आप उस अटेम्प्ट में अपनी नेट क्लियर कर पाएंगे, मे भी JRF भी आपकी हो सकती है। अब ये 60% कैसे आएंगे स्टूडेंट्स, वो भी आप समझें। मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो फर्स्ट जो आपका पेपर है, पेपर 1, आपका टोटल 300 नंबर का पेपर होने वाला है। 100 नंबर का आपका फर्स्ट पेपर और 200 का सेकंड पेपर होने वाला है। इसका 60% हम करेंगे 300 का, तो अराउंड कितने नंबर चाहिए हमें, 180 मार्क्स एंड अबाउ चाहिए हमें, 180 नंबर या इससे ज़्यादा चाहिए। तो 180 नंबर लाने के लिए हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, समझिए आप। अगर पेपर 1 में मैंने कहा कि कुछ जो टॉपिक ऐसे हैं जिनमें हमें लिमिटेड कंटेंट हमें गिवन है, जिसकी अगर हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, जिसका मैटर अगर हमने अच्छे से पढ़ लिया तो उसका क्वेश्चन सही करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप पेपर 1 में ही 35 से 40 क्वेश्चन, 35 to 40 क्वेश्चन अगर आप सही कर देते हैं तो आपके पेपर 1 में नंबर कितने हो जाएंगे, आपके 70 से 80 नंबर होने वाले हैं। अगर मान लो 40 क्वेश्चन आपने सही कर दिए, मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितने नंबर हो गए, 80 नंबर हो गए आपके। अब आपको अराउंड में जैसे बोल रहा हूँ कि अगर 60% बनानी है तो 60% के लिए 180 नंबर चाहिए। तो अब पेपर 2 में जो 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, उस 100 में से ओनली अगर आपने 50 के आसपास क्वेश्चन भी सही कर दिए, 60 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन भी सही कर दिए, तो आप उस अटैम्प्ट में स्टूडेंट्स मान के चलें कि आपके नेट वहाँ पे क्लियर होने वाली है। अगर आपने 50 क्वेश्चन सही कर दिए तो कितने नंबर हो गए, 50 मल्टीप्लाई 2 100, और फर्स्ट में आपने 80 ला चुके हो, 70 आप ला चुके हो, तो आप 170 180 के आसपास यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। ये मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया 60% के अकॉर्डिंग। कुछ पेपर्स ऐसे हैं जिसमें जनरल के कट ऑफ भी 55 के अराउंड जाती है या अराउंड बिलो 55 भी जाती हैं। अदर जो कैटेगरीज के स्टूडेंट्स हैं, SC ST और OBC के जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी समझ लें आप लोग, आपकी कट ऑफ और भी कम जाती है। यहाँ पे 60 के बजाय आप, मैं कहूँगा कि आप 55 का भी टारगेट ले सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप अप्रोच लेके चल रहे हैं, अगर आपने पहले ही पेपर में अगर बहुत ज़्यादा अगर फोकस करके अच्छे मार्क्स गेन कर लिए पेपर 1 में, तो पेपर 2 पे फिर ज़्यादा फोकस करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो इस तरीके से हमें बेसिकली ये सारी चीज़ें हमें देखनी है स्टूडेंट्स। फोकस इसी तरीके से हमें करना है। पिछले 2-3 जो साइकिल के जो नेट हुए हैं, मैं बता देता हूँ ये किस तरीके से कंडक्ट होते थे। पहले एवरी 6 मंथ पे नेट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता था, लेकिन कोविड पेंडेमिक से ये सारा सब कुछ डिस्टर्ब हुआ। तो अब जो पिछले 2-3 साइकिल मर्ज होकर कंडक्ट हो रहे हैं, अब जो नेक्स्ट जो साइकिल है जून वाला,
ये इसमें 2 जो साइकिल हैं मर्ज होने वाले हैं और आज जो 20 मई 2020 इज़ द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर दिस साइकिल। आज लास्ट डेट है इसके लिए अप्लाई करने की। तो अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई भी कर दें स्टूडेंट्स, और इसकी प्रिपरेशन आप शुरू कर दें, जो भी अप्रोच मैंने आप लोगों को बताई है उस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स ऑथेंटिक मैंने आपको बताई हैं, जो भी एक अप्लाई हो सकती है ऑफिशियल न्यूज़ के अकॉर्डिंग। और जैसे मैंने नेट क्लियर की, बार बार मैंने अपीयर किया नेट में और क्लियर हुई मेरी 5 टाइम्स नेट, तो उसके बेसिस पे मैंने ये सारी चीज़ें आपसे शेयर की है स्टूडेंट्स। तो होपफुली स्टूडेंट्स एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स, शुरू में जो मैंने बताई थी JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबिलिटी। तो अगर आपकी केवल नेट होती है तो इट मीन्स कि यू आर एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। आप एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। किसी भी प्राइवेट कॉलेज में आप पढ़ा सकते हैं, या गवर्नमेंट जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी या लोकल जो स्टेट बोर्ड या UPSC के, तो उसमें आप एलिजिबल हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नेट एलिजिबिलिटी। अगर आपकी JRF भी हो जाती है तो उसके बाद अगर आप PhD के लिए एनरोल होते हैं तो उसमें आप स्कॉलरशिप के लिए भी एलिजिबल होंगे स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देयर इज़ 2 कैटेगरी, फर्स्ट वन इज़ JRF और सेकंड इज़ द नेट एग्ज़ाम। तो सिंपल अगर आप नेट कर रहे हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे, और अगर आप नेट के साथ JRF भी कर लेते हैं तो किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप PhD कर रहे हैं तो आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए एलिजिबल होंगे। इस फेलोशिप में आपको क्या होता है स्टूडेंट्स, अराउंड 35 to 40,000 आपको पर मंथ स्कॉलरशिप मिलती है फॉर 2 ईयर। आपको 2 साल के लिए स्कॉलरशिप भी मिलती है यहाँ पे 35 to 40,000। ये 2 साल आप स्कॉलरशिप लेने के बाद अपनी PhD को कन्वर्ट करवा सकते हो SRF में, सीनियर रिसर्च फेलोशिप में। तो आपकी ये जो स्कॉलरशिप है फिर अगेन एक्सटेंड हो जाती है फॉर अगेन 2 ईयर के लिए। तो इस तरीके से आप इसका एडवांटेज भी ले सकते हैं। तो अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है तो जो नेट के जो टॉपर्स होंगे, नेट एग्ज़ाम के जो टॉपर्स होंगे, दे विल बी ट्रीटेड एज JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो आई होप स्टूडेंट्स मैंने मोस्ट ऑफ जो चीज़ें नेट से रिलेटेड थी वो सारी आपके साथ शेयर की है, और इनसे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आपके होपफुली इस पूरे वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं स्टूडेंट्स, और वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें स्टूडेंट्स, और आपने चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। ओके स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।